जिंदगी के भिन्न रंगों को समेट कहानी का आकार देता हूं। कुछ इसलिए ही तो कहानीकार कहलाता हूं। मित्रों, हमारी कहानियां सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कहानियों के घर में आपका स्वागत है। मैं हूं कहानीकार सुधांशु राय और सुना रहा हूं आगे की कहानी द सिल्वरमैन भाग 4। अब तक आपने सुना द ट्रायंगल एक ऐसी इमारत थी जिसको जाने माने आर्किटेक्ट दीवान ने बनाया था और जिसकी कारीगरी को देखने के लिए लोग दूर दूर से आते थे। पर जब यहां रहस्यमयी घटनाएं घटने लगी और कुछ स्टूडेंट्स अंदर जाने के बाद बाहर ही नहीं आए, तो इस गुत्थी को सुलझाने के लिए डिटेक्टिव बुमरा को बुलाया गया। जहां डिटेक्टिव पश्चिम दिशा की ओर गए, वहीं सैम उत्तर और डॉक्टर शेखावत दक्षिण दिशा की ओर। सैम मरते मरते बचा, वहीं डॉक्टर शेखावत मरे हुए लोगों के बीच फंस गए और किसी तरह अपनी रिंग को जीप पर रख जान बचाई। जब वो उठे तो अंधकार के बीच बैठे थे। अब आगे की कहानी। खुद को अनजान जगह पर इस तरह फंसा पाना शेखावत के लिए नया तो न था, पर जो उनके साथ कुछ क्षण पहले हुआ वो भी आम बात न थी। मन को टटोलने वाले अंधकार ने जब उनको घूर कर देखा तो खामोशी की हल्की मायूस हंसी भी उन तक पहुंचने लगी। लगा वो कह रही हो, तुम पर तरस आता है, तुम्हारी अवस्था पर तरस आता है। डॉक्टर की रिंग में उसी पदार्थ का कण था जो उनके बैग में रखे लिक्विड में था। उसकी वजह से वो इस बार तो बच गए, पर अब आगे क्या होगा? क्या उन्हें वो लिक्विड हाथ में ही लेकर चलना चाहिए? न जाने कब उसकी जरूरत पड़ जाए। इस बार तो किसी तरह वो मौत की आंखों में धूल झोंक आए, पर क्या अगली बार भी ऐसा ही होगा? अनेकों प्रश्न इस तरह उनको घेर चले, मानो अब वो ही उनको जकड़ कमजोर कर देंगे और उनके कदम खुद पर ही भरोसा करना छोड़ देंगे। पहले तो उन्होंने खुद को पूरी तरह संभाला, शरीर को हरकत में ले आए, इंद्रियों को पैना किया और दिमाग को फिर से काम पर लगा दिया। अब उनको अंदाजा लगाना था कि आगे कितने ऐसे मौके होंगे जिन पर उन्हें खुद को हर हालत में आगे की ओर धकेलना होगा। अगर यहां से निकल पाना मुमकिन है तो कोई तरीका तो होगा। खेल रचा गया है तो अंत भी जरूर होगा। खेलने वाला या तो पस्त हो जाएगा या फिर विजेता बन उस पार निकल जाएगा। फिर पूरा मुद्दा इंद्रियों का ही तो है और शरीर वैसा ही करता है जैसा उसको करने को कहा जाता है। थोड़ी देर सोच विचार करने के बाद न जाने उनके मन में क्या आया। उन्होंने अपने बैग से काला चश्मा निकाला और लगा लिया, फिर रुई निकाली और दोनों कानों में ठूस ली। अब वो तैयार थे आगे की यात्रा के लिए। उन्होंने सचेत कदमों से आगे बढ़ना शुरू किया। वो बस इंतजार में थे कि कब अगला पड़ाव उनका स्वागत करेगा। चलते चलते जब उन्हें कुछ महसूस ही नहीं हुआ तो उनका दिमाग पहलुओं को पलटने लगा। क्या अब सीधे बाहर का रास्ता ही है? अब कुछ नहीं होगा तो थोड़ा तेज ना चलें, मतलब दौड़ ही लें तो? जब उन्हें यकीन हो गया कि रास्ता बस पार ही करना है, कदम तेज हो गए। अब दूरी जल्दी तय की जाने लगी, पर रास्ता और भी लंबा दिखने लगा। चलते चलते जब डॉक्टर थक गए तो विराम लिया, नीचे की ओर बैठ गए। निगाहों ने चारों ओर दौड़ लगाई। ये क्या? मैं तो यहीं बैठा हूं जहां से निकला था। तो क्या वो वहीं वापस लौटा है जहां से चले थे? पर ऐसा कैसे हो सकता है? रास्ता तो सीधे आगे का था और कहीं कोई घुमाव भी नहीं था। डॉक्टर का यकीन कर पाना मुमकिन न था। इतनी देर चलने के बाद भी वो वापस उसी जगह लौट आए जहां से यात्रा आरंभ हुई थी। तो क्या उनको आगे जाने के बजाय उस तरफ जाना चाहिए जिस ओर से वो दाखिल हुए थे? पर ऐसा करने से तो उन्हें
उन लाशों की ओर से गुजरना होगा जिससे वो किसी तरह बचकर निकले हैं। और फिर आगे क्या है यह भी तो पता न चलेगा। कुछ देर इसी उधेड़ बुन में पड़े रहने के बाद आखिर उन्होंने निर्णय लिया कि आगे का रास्ता ही तय करेंगे। अपना कंपास निकाल अब वो उसकी मदद से आगे बढ़ने लगे। पर थोड़ी दूरी पर ही दिशा सूचक यंत्र यानी कंपास जवाब दे गया। उसकी सुइयां अपने आप ही चारों तरफ घूमने लगी। अब शेखावत को यंत्र नहीं बुद्धि से काम लेना था। हिम्मत जुटा वो फिर से आगे बढ़ने लगे। इस बार वो खुद को याद दिलाते जा रहे थे और आगे बढ़ते वक्त दृश्यों को दिमाग में कैद करते जाते ताकि उस जगह से वो भटके नहीं जहां से वो भ्रमित हो वापस वहीं पहुंच गए जहां से आए थे। फिर उन्हें लगा कहीं उन्हें लिक्विड तो नहीं ले लेना चाहिए ताकि आंखें उन्हें दगा न दे सकें। भारी सांस ले उन्होंने लिक्विड ले ही लिया। उसके बाद वो सीधे चलते एक दरवाजे तक पहुंच गए जहां हैरानी उनके चेहरे पर साफ थी वहीं सुकून भी था। अब वो उस ना खत्म होने वाले रास्ते से आजाद हैं। सिक्योरिटी गार्ड्स डॉक्टर शेखावत को देख स्तब्ध रह गए। उनको भी मेडिकल केयर के लिए ले जाया गया। थोड़ी देर बाद डॉक्टर और सैम साथ थे। अरे हम तो निकल आए, बूमरा का क्या होगा? वो तो पश्चिम दिशा की ओर गया है और अगर हमारी हालत इतनी खराब हो गई तो उसका क्या होगा? सैम चिंतित था। तभी तो वो कह गए कि इस नंबर पर कॉल करना है। पर यह नंबर है किसका जिस पर डिटेक्टिव को इतना भरोसा है? शेखावत लिखे नंबर को ध्यान से देखने लगे। अरे पता नहीं, मुझको तो मालूम होना चाहिए। वैसे जरूर कोई दमदार होगा जिस पर बुमरा अपने दाव खेल रहा है। वैसे अब करना क्या है? इंतजार। हमें 6 घंटे पूरे होने का इंतजार करना होगा। जहां तक मुझे लगता है डिटेक्टिव को यह इमारत रोक नहीं पाएगी। वो कोई रास्ता खोज ही लेंगे। डॉक्टर द ट्रायंगल की दीवारों को ताकने लगे। हाँ 5 घंटे तो हो ही गए हैं, बस 1 घंटे की बात और है। सैम ने हाथ पर बंधी घड़ी की ओर देखा। वहीं पश्चिम दिशा की ओर बढ़ते डिटेक्टिव बुमरा बिल्कुल निर्भीक स्टूडेंट्स तक जल्द से जल्द पहुंच जाना चाहते थे। उन्हें यकीन था यदि वो समय पर उन तक पहुंच गए तो उनकी जान बचाई जा सकती है। जाने क्यों आगे बढ़ते वक्त उनको शरीर में एक अजीब सी चुभन महसूस होने लगी। मानो नसें फट जाएंगी और खून बाहर को आ जाएगा। पहले तो उन्होंने इसे नजरअंदाज किया, फिर जब आंखों से पानी बाहर को आने लगा, हाथ की उंगलियां कांपने लगी, पैर सुन्न से पड़ने लगे, तो बुमरा समझ गए इस तरह आगे बढ़ना खतरे से खाली नहीं। उन्होंने बिना समय गवाए डॉक्टर शेखावत द्वारा दिया गया लिक्विड ले लिया। जब सब कुछ सामान्य हो गया तो उन्होंने आगे का रास्ता तय किया। रास्ता अब धीरे धीरे संकरा होने लगा और दूसरी दिशा से हवा का तेज बहाव उनके चेहरे को रौंदने लगा। हवा के विपरीत डिटेक्टिव आगे बढ़ते रहे और कुछ दूरी तक चलने के बाद संकरा रास्ता एक बड़े कमरे में आकर मिल गया और वहां हवा भी कम हो गई। आखिर चल क्या रहा है? ऐसा मुमकिन कैसे है? भला इस आर्किटेक्ट ने किया क्या है? यह सिर्फ आर्किटेक्ट नहीं है, जरूर इसकी रचना में असाधारण शक्तियों का मिश्रण है। बुमरा ने खुद से ही सवाल किया। अचानक उस कमरे में जोर जोर से आवाजें आने लगी। ये आवाजें बुमरा के कानों को बर्दाश्त नहीं हो रही थी। कानों को हाथों से ढक वो चारों ओर देखने लगे। अजीब से दिखने वाले लोग न जाने कहां से उस कमरे में आ धमके और बिना रुके डिटेक्टिव पर वार करने लगे। एक अजीब फुर्ती थी उन लोगों में और हर एक वार में इतनी ताकत कि मजबूत से मजबूत आदमी भी धराशायी हो जाए। बनावट ही अलग सी थी उनकी।
कंधे जरूरत से ज्यादा चौड़े, सर बिल्कुल छोटा, टांगें छोटी और मजबूत। बुमराह ने उनका मुकाबला किया, पर कुछ ही समय में उन्हें यकीन हो गया कि जिनसे वो लड़ रहे हैं वो कोई आम मनुष्य नहीं और उनको चोट पहुंचाना कठिन होगा। जब वो उन पर हावी होने लगे तो डिटेक्टिव ने दूसरी ओर दौड़ लगा दी। जो उन्होंने सोचा था हुआ बिल्कुल विपरीत। आगे भी वैसे ही लोग रास्ता रोके खड़े थे। बुमराह की गति रुक गई, चारों तरफ से वो घिर गए थे। अब यदि निकलना है तो लड़ना तो होगा। हल्की सी मुस्कान भर डिटेक्टिव ने खुद से ही बात की, लगता है लड़ने के अतिरिक्त और कोई मार्ग नहीं। बुमराह ने बैग से अपनी वो रॉड निकाली जिसका जवाब किसी के पास नहीं था। शुरू हो गया दिल दहला देने वाला संघर्ष। डिटेक्टिव के हर वार पर वो लोग करा उठते, वहीं जब चोट डिटेक्टिव को लगती तो घाव इतना गहरा हो जाता कि खून बिना रुके बहने लगता। बुमराह को यकीन था उन्हें लड़ने के लिए खुली जगह चाहिए और अगर यहां से ना निकले तो मृत्यु तय है। अपनी पैनी नजरों से उन्होंने आसपास का मुआयना किया और एक और निकलने का निर्णय लिया। उन लोगों को एक दिशा की ओर धकेलते और लगातार वार करते बुमराह उस कमरे से बाहर आ ही गए। बाहर का वातावरण देखो दंग रह गए। पूरा इलाका खुला था, मानो वो इस इमारत का हिस्सा हो ही ना। जमीन पर जगह जगह तारकोल जैसे पदार्थ पड़े थे जिनसे गर्म धुआं बाहर आ रहा था। बुमराह के पास अब मौका था भी भाग जाने का। किसी तरह पीछा छुड़ाते जब वो दूसरी ओर जाने का प्रयत्न करने लगे तो लोग जमीन पर गिरकर उसे सूंघने लगे। कुछ तो जमीन पर सीधे लेट गए। सबका इस तरह नीचे लेट जाना डिटेक्टिव को अजीब लगा। अरे ये क्या करने लगे ये सब? अब फिर कोई नया बखेड़ा तो नहीं होने वाला? और हुआ भी वही। जो तारकोल अभी कुछ जगहों पर था हर तरफ फैलने लगा। आसपास जो भी पेड़ या पौधा उस तारकोल की चपेट में आता जलकर भस्म हो जाता। पर वो लोग लेटे रहे जैसे उन्हें कोई भय था ही नहीं। तारकोल उन तक पहुंचा पर उन्हें कुछ हुआ ही नहीं। बुमराह के पास समय कम था। आज जितनी ताकत थी पूरी की पूरी झोंक दी। वो रफ्तार पकड़ी जिसको आम मानव छू भी नहीं सकता। न जाने कहां से कुछ लोग एकदम उनके सामने आ गए और धारदार हथियार से डिटेक्टिव के हाथ को लहूलुहान कर दिया। बुमराह ने बिना परवाह किए अपनी दौड़ जारी रखी। अब वो एक सूने रास्ते पर थे और तारकोल वाले क्षेत्र से दूर। हर तरफ बारीकी से देखते देखते वो दौड़ते रहे। उनको आश्रय की तलाश थी, जहां कुछ पल ठहर वो आराम कर सकें और अपनी चोटों को देख सकें। लहू लुहान शरीर किसी तरह साथ दे रहा था। आंखों से भी साफ देखना मुश्किल था। दौड़ते दौड़ते उन्हें दाईं ओर एक घना जंगल दिखा। उनको पता था अगर वो इसी तरह खुले रास्ते दौड़ते रहे तो बच पाना मुश्किल है। खुद को संभालते उन्होंने किसी तरह सामने जंगल में घुसने का निर्णय लिया। और अंदर से वो जंगल बिल्कुल अजीब था। हर ओर दलदल पसरा था। डिटेक्टिव ने आज तक कुछ भी ऐसा महसूस नहीं किया था। दिमाग कुछ और कह रहा था और हो कुछ और रहा था। एक विशालकाय पेड़ के पास डिटेक्टिव ठहर गए। दर्द इतना था कि उसको झेल पाना भी अब मुश्किल लग रहा था। बैग से एक साफ कपड़ा निकाल बुमराह ने हाथ पर बांध लिया। पानी भी पीना चाहते थे पर इस अंधेरे में जाएं तो कहां जाएं। ऊपर से आंखों से कुछ भी ठीक से देख पाना मुमकिन नहीं था। कब थकान ने हावी हो उनको नींद के हवाले कर दिया उनको पता ही ना चला। नींद में भी उनको वो लोग नजर आ रहे थे जो उनके बेहद करीब थे। पूरी तरह से घेर लेने के बाद वो डिटेक्टिव का रक्त सूंघने लगे, मानो उन्हें नसों में दौड़ रहे लहू का स्वाद पता हो। एक ने तो अपने दांत ही गड़ा दिए।
बोमरा नींद में छटपटाने लगे। फिर जब आंख खुली तो दहला देने वाला मंजर था। कई अजीब से दिखने वाले प्राणी अपने दांतों को डिटेक्टिव के शरीर में धंसा उनका रक्त पी रहे थे। हर अंग सुन्न सा पड़ गया। चाह कर भी खुद को आजाद कराना नामुमकिन लग रहा था। त्वचा का रंग फीका पड़ने लगा। हाथ से बैग तक का सफर कोसों की दूरी लगने लगी और सांसें धीरे धीरे थमने लगी। आखिर क्या है इमारत का रहस्य? डिटेक्टिव के साथ क्या हो रहा है? कौन है वो अजीब से दिखने वाले प्राणी? सुनाऊंगा आगे की कहानी द सिल्वर मैन भाग 5 में। मित्रों, यदि यह कहानी आपको पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमारी कहानियां सुनते रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप हमें फेसबुक पर सुधांशु राय ऑफिशियल और इंस्टाग्राम पर कहानीकार सुधांशु राय के नाम से खोज सकते हैं।